students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ये आपके आसपास के सराउंडिंग से ही रिलेटेड है. उससे रिलेटेड हम कई टर्म्स आज की क्लास में सीखेंगे. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जर्नी को. तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बताइए कि आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखते होंगे जैसे कि प्लांट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, राइट. ये सब चीज़ देखते हैं. क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं जैसे कि सॉइल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं अलग अलग जगह की, अलग अलग एरियाज की. और क्या देख सकते हैं हम लोग और हम देखते हैं पेबल्स को, है ना. स्टोन्स अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरीके के मिलते हैं, है ना. कहीं पे हमें बोन्स भी देखने को मिलती हैं, कहीं पे हमें जो है ड्राइड लीव्स भी देखने को मिलते हैं. और भी कई ऐसी चीज़ें हैं अपने एनवायरनमेंट में जिनको हम लोग डेली लाइफ में जो है ऑब्जर्व करते हैं, है ना. तो आज हम उन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे. तो अगर हम अपने, मान लीजिए वेकेशन पे हम लोग जाते ही हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे, या तो हम अपने विलेज में जाते हैं या फिर किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हैं, या किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, किसी डेजर्ट एरिया में जाते हैं, है ना. तो वहाँ पे आपको यहाँ के मुकाबले, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के मुकाबले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको कई ऐसी होंगी जो आपको डिफरेंट देखने को मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हिल स्टेशन गए मान लीजिए, तो आपको क्या वहाँ पे डॉग्स और कैट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं, या फिर वहाँ आपको गोट्स, शीप, है ना, म्यूल्स, ये सब ज़्यादा देखने को मिलते होंगे, है ना. और डेजर्ट में आप लोग, आई एम श्योर, कैमल्स देखते हैं, है ना. ज़्यादातर हमें कैमल्स दिखाई देते हैं, राइट. तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने प्लेस से रिलेटेड एडजस्टेड होते हैं, है ना. कैमल्स के अंदर कुछ ऐसी बात है जो उसने अपने आप को डेजर्ट के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रखा है वहाँ पे, है ना. अब जैसे मान लीजिए हम फिश की बात करते हैं. फिश जो है वो कहाँ रहती है? वाटर में रहती है ना. क्या हम डॉग को वाटर में रहने के लिए कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि डॉग के अंदर वो फीचर्स नहीं है कि वो जो है वाटर में रह सके, है ना. और फिश के अंदर वो फीचर्स नहीं है कि वो लैंड पे रह सके, है ना. तो ये ही सारी जो चीज़ें हैं, ये कुछ फीचर्स जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे इनको एडजस्ट होने में, ठीक है. धीरे धीरे ये फीचर्स डेवलप हुए. तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम कहते हैं एडेप्टेशन, है ना. एडेप्टेशन को अगर हम सिमिलर, इसका सिनोनिम कहें तो एडजस्टमेंट भी हो सकता है सिमिलर मीनिंग में, ठीक है. लेकिन एडेप्टेशन जो है वो आपका जो है स्लो प्रोसेस है. एडेप्टेशन क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है. तो चलिए जल्दी से हम लोग लिखते हैं अपनी आज की क्लास की फर्स्ट डेफिनेशन को, जो कि है एडेप्टेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन द हेडिंग एडेप्टेशन. एडेप्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है. तो क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स. स्पेशली होते हैं, जैसे कैमल के अंदर स्पेशल फीचर होते हैं, फिश के अंदर, है ना, स्पेशल फीचर्स और हैबिट्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस, यानी कि नेचुरली वो वहां पे रहे, ठीक है. हम उसको कोई भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है. उसे हम कहते हैं एडेप्टेशन. इज कॉल्ड एडेप्टेशन. आई होप ये डेफिनेशन आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एडेप्टेशन क्या होता है ना. जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है. आइए देखते हैं कैसे स्पेशल फीचर्स. मान लीजिए मैं कैमल और फिश के बीच में देखती हूँ, तो कैमल के अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं?
क्या फीचर्स हैं कि वो डेजर्ट में रह सकता है। अगर आप लोग डेजर्ट में जाएंगे आपको सैंड मिलेगी, आपको वहाँ पे वॉक करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। वॉक तो आप आराम से कर लेंगे लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जो आपकी नॉर्मल स्पीड होती है उससे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके अंदर रेत के अंदर धंस जाते हैं। लेकिन कैमल का तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैडेड फीट होते हैं, ठीक है, पैडेड फीट होते हैं, या हम कहें हूफ्स होते हैं, हूफ्स होते हैं उनके पंजों के नीचे, जो कि उनको उनके जो पैर हैं वो रेत के अंदर धंसने नहीं देते, वो आराम से वॉक कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स वो आराम से वॉक कर सकते हैं सैंड के ऊपर। पहला तो अडेप्टिव फीचर ये हुआ। दूसरा अडेप्टिव फीचर क्या हो सकता है? उनके लॉन्ग आई लैशेस, उनके लॉन्ग आई लैशेस, ठीक है। ज़्यादातर रेगिस्तान में रेतीला तूफान आता है, धूल मिट्टी रेत उड़ती है, ठीक है, उसकी वजह से उनको देखना बंद हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी आई लैशेस बहुत बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी आईज जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं फ्रॉम द सैंड एंड डर्ट आउटसाइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड वन इज दे हैव अ हम्प ऑन देयर बैक, ठीक है। उनके बैक पे आपने देखा होगा ऐसे एक हम्प बना होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डेजर्ट होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन भी इतनी प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। तो वो कई कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। वो अपने इस हम्प में फूड एंड वाटर को जो है स्टोर करके रख लेता है और इस तरीके से वो सर्वाइव करता है। ऐसे फीचर्स और किसी एनिमल में तो नहीं है, तभी तो कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, राइट। और क्या हो सकता है इसके अंदर? उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, उसकी लेग्स भी इतनी लॉन्ग होती हैं। क्यों? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड, यानी कि जो रेत गर्म होती है उसकी हीट से बचाने के लिए अगर लंबी लंबी टांगे होंगी तो उसको क्या होगा, हीट से वो बच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एडेप्टिव फीचर्स हमने कैमल के पढ़े। अब आते हैं हम फिश के ऊपर। फिश के अंदर आप कॉमन फीचर क्या देखते हैं? क्या देखते हैं कि पानी में रहने के लिए उनकी जो बॉडी होती है वो किस शेप की होती है? स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब एक बोट की तरह होती है, इस तरीके से, है ना। स्ट्रीमलाइन शेप होती है उनकी, ताकि वो इजीली जो है मूव कर सके वाटर के अंदर। दूसरी चीज, दे हैव स्लिपरी स्केल्स। स्लिपरी स्केल्स का मतलब होता है कि उनके जो ये स्केल्स होते हैं ये क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं। ये क्या करते हैं? फिश को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी मछली आ गई है ना उनको खाने के लिए, तो वो स्लिपरी स्केल्स जो है कई बारी जो है उनको स्लिप करवा देते हैं और वो फिश बच जाती है, ठीक है। मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट, हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट इन वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग अपने माइंड में पिक्चर्स बना पा रहे होंगे कि मैम क्या बता रही है ना। फिश आ रही है ना माइंड में। उसके बाद आता है कि इनके पास फ्लैट फिन्स एंड टेल होती है टू चेंज द डायरेक्शन, है ना, हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन, जिससे कि वो पानी के अंदर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कौन से अडेप्टिव फीचर्स की वजह से बच्चों? फ्लैट फिन्स और टेल की वजह से वो अपने जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स क्या फंक्शन करते हैं? टू ब्रीथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथ करने के लिए क्या लंग्स से हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए फिश के पास ऑलरेडी नेचुरली एक क्या है अडेप्टिव फीचर है, वो क्या है? उनके पास गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को आराम से ब्रीथ कर सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये अडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिस प्लेस पे रहता है उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे
पे वो पैदा होता है, बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लायन की बात करूँ, तो क्या लायन को आप लोग अपने घर में ला के रख सकते हैं? नहीं, डर गए क्या? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो फॉरेस्ट में ही जो है अपने आप को उसने एडजस्ट कर रखा है, अडेप्ट कर रखा है। तो फॉरेस्ट क्या हुआ? उसका लिविंग प्लेस हुआ। उस लिविंग प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक स्पेशल टर्म है उसके लिए, क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे जेब्रा है, जेब्रा जो है ग्रासलैंड्स में रहता है, राइट। लायन फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पोलर बियर पोलर रीजन्स में रहता है क्योंकि वो वहीं के लिए अडेप्टेड है। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है? हैबिटेट होता है। मंकी है, वो ट्री के ऊपर रहता है। क्या डॉग ट्री के ऊपर रह सकता है? नहीं रह सकता है, वो प्लेन्स पे रहता है। तो ये होते हैं इनके हैबिटेट, जिनको हम इनके लिविंग प्लेस या फिर इनको इनका ड्वेलिंग प्लेस भी कहते हैं। ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है, आपको सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। तो राइट डाउन योर हेडिंग नाउ। Your second definition is about habitat. Alright students, I am sure अब ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, साइड बाय साइड इजी भी लग रहा होगा और लर्न भी हो रहा होगा, है ना। तो हैबिटेट क्या होता है? द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट की क्या डेफिनेशन होगी? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एन ऑर्गेनिज्म lives is called its habitat, is called its habitat। ठीक है, आई होप हैबिटेट क्लियर हो गया कि जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। ये आपके बहुत तरीके की होती है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, या फिर हम कहें सी, है ना, पानी में भी रहते हैं कई, या फिर हम कह सकते हैं कोस्टल रीजन्स, माउंटेन, राइट। तो ये कुछ ऐसे हैं। हम लोग डेजर्ट भी कह सकते हैं, डेजर्ट। तो ये हमारे कुछ हैबिटेट्स हैं, हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है सरवाइव करती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आता है अगला हेडिंग, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्या आता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? क्या होता है? हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, habitats of plants and animals living on land, जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा आता है एक्वेटिक हैबिटेट। बहुत सिंपल टर्म्स हैं, आप लोग तो ऐसे ही कर लोगे चुटकी बजाते ही, है ना। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंपल है, जल्दी जल्दी लिखिए। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, है ना। एक्वेटिक से तो आप समझ ही गए होंगे, लिविंग इन वाटर, जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं तो उनके हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, जो ये डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन, कोस्टल रीजन्स, ये सारे जो हैं आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं क्योंकि ज़्यादातर ये लैंड के हैं। ठीक है, अगर मैं सी को कहूँ, रिवर को कहूँ, ओशियन कहूँ, तो वो सारे आपके एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, आई होप इतना कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया। अब आपका एक लास्ट चीज़ है इसके अंदर कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उनको हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रखा है। वो क्या है आपके कंपोनेंट्स? वो होते हैं आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। एनवायरनमेंट कह लो या सराउंडिंग्स कह लो, उनके अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स में हमने उनको डिवाइड कर रखा है। पहला आता है आपका बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बहुत सिंपल है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, like plants and animals constitutes बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या है, बायोटिक हैं। लेकिन एबायोटिक क्या होते हैं आपके, जो नॉन लिविंग है, बस इतनी सी बात है। लिविंग वाले बायोटिक और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हमने एबायोटिक में डाल दिया, राइट। तो हम लिख सकते हैं द नॉन लिविंग थिंग्स, द नॉन लिविंग थिंग्स, द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक, एग्जाम्पल दीजिए, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, एटसेट्रा, एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। इसमें आप हीट, सनलाइट ये भी लिख सकते हैं, हीट, सनलाइट, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। सिंपल था ना बच्चों, आसान था, राइट, आसान था ना। अच्छा, तो अब अगर आप बताइए क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने एक एक्टिविटी करते हैं, हम सीड्स लेते हैं, आपने कर भी रखी होगी जर्मिनेशन में, है ना। हमने मूंग दाल ली और उसके ड्राई सीड्स अलग रख दिए और ओवरनाइट हमने कुछ सोक करे उसे वाटर में, कुछ सीड्स, ठीक है, 20 to 30 सीड्स ले लीजिए। अगले दिन कुछ आप उनमें से कुछ सीड्स जो है पानी में सोक करके रखिए, कुछ सीड्स को आप डार्क रूम में रखिए, कुछ सीड्स को आप सनलाइट में रखिए। अब आप उनकी जर्मिनेशन प्रोसेस देखिए। जर्मिनेशन किसी किसी में होगी, फास्ट होगी, किसी किसी में स्लोली होगी, किसी किसी में जो है होगी ही नहीं। तो इसका मतलब एबायोटिक फैक्टर से वो क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे तो हमारा प्लांट सरवाइव कर जाता है, पर जहाँ पे अडेप्टेशन नहीं हो पाती वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, मर जाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि मैम जैसे हम लोग हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमें ब्रीथिंग करने में, है ना, हम लोग अडेप्टेड नहीं हैं, पर कुछ दिनों के बाद आफ्टर फ्यू डेज हमें वहाँ पे अच्छा लगने लग जाता है। क्या ये भी अडेप्टेशन है? क्या ये भी अडेप्टेशन है? अगर ये अडेप्टेशन है तो आपने तो कहा था अडेप्टेशन स्लो प्रोसेस है, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि वो अडेप्टेशन नहीं है, उसको हम एक स्पेशल टर्म से जो है बोलते हैं, उसको एक स्पेशल टर्म दिया है हमने जिसका नाम है एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, थोड़े दिन के लिए हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, हम ब्रीथ फास्ट करेंगे, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी। थोड़े दिनों में हमारी बॉडी उन जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है, हवा पानी में चेंज आया है, उसके यूज टू हो जाती है। तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हमारी बॉडी उससे यूज टू हो जाती है, एडजस्ट कर लेती है। उस एडजस्टमेंट को हम लोग एडेप्टेशन नहीं, एक्लीमेटाइजेशन कहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं अपनी आज की लास्ट डेफिनेशन को, एक्लीमेटाइजेशन। राइट डाउन द हेडिंग, एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, हमने कितने सारे न्यू टर्म्स पढ़े आज, राइट। आई होप सारे ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे आपको। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? द स्मॉल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, कहाँ होते हैं ये बच्चों? दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, inside the body of a living organism over short period, थोड़े टाइम के लिए, over short period due to small changes, है ना। किस वजह से आते हैं? छोटे छोटे changes in the surrounding, in the small changes in the surrounding is called acclimatization। ठीक है, आप हैशटैग लगा के लिख सकते हैं कि अडेप्टेशन इज अ स्लो प्रोसेस, अडेप्टेशन इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि एक्लीमेटाइजेशन जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जल्दी से हो जाता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी टर्म्स हमने पढ़े, अडेप्टेशन, हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, एक्लीमेटाइजेशन, आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है, डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।